गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स अभी पढ़ रहे हैं और इसमें जो मंथली मैगजीन आता है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको कवर कर रहे हैं। और इस अभी फरवरी मंथ का हम लोग मैगजीन को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मार्च को देखेंगे। और इसमें जो हमारा लास्ट क्लास था वो था करंट अफेयर्स का, सामान्य ज्ञान में खेलकूद से रिलेटेड था। ठीक है, तो वो हमारा ख़त्म हो गया और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है हमारा, सीरिया में विद्रोहियों के आंदोलन ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटा, असद ने सपरिवार रूस में शरण ली। चलिए इसे थोड़ा सा हम सीरिया का पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो आप सबको पता है ये चीज़ कि सीरिया में अधिकांश जनसंख्या सुन्नी है। ठीक है, और जो बशर है, ये बशर अल असद जो है, ये है सियाओं का नेता। ये क्या है? सियाओं का नेता है। तो चूंकि ये सियाओं का नेता है और सियाओं की जो जनसंख्या है वहाँ पे बहुत कम है, तो ये वहाँ पे अपना तानाशाही सरकार चला रहा था। और 2011 से ही वहाँ पे यानी कि सीरिया में लोकतंत्र का मांग चल रहा था। ठीक है, क्योंकि ये बशर अल असद वहाँ पे तानाशाही सरकार चला रहा था अपना, और ये मांग को, वहाँ के लोगों की मांग को यानी कि लोकतंत्र की मांग को पूरा नहीं कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे सुन्नी का जनसंख्या ज़्यादा है, और अगर वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होती तो फिर बशर असद का ऐसे भी तख्ता पलटना ही था, क्योंकि फिर तो इनका वहाँ पे कोई जगह ही नहीं था। और ये जो वहाँ पे तानाशाही सरकार चला रहे थे बशर अल असद, यहाँ पे उनको सहयोग मिल रहा था ईरान का, क्योंकि आप सबको पता है ईरान में भी सियाओं का सत्ता है। इसके अलावा रसिया और चाइना से भी इन्हें मदद मिल रही थी, तभी तो इन्होंने रूस में शरण ली। ठीक है, और 2011 से सीरिया में जो लोकतंत्र का मांग चल रहा था, तो उसमें इसके जो विद्रोहियों था उनको यूएसए और इजराइल का सपोर्ट मिल रहा था। यानी कि बशर अल असद का जो विद्रोही था उसको यूएसए और इजराइल का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फाइनली इसका तानाशाही सरकार तो ख़त्म हो चुका है। आगे देखते हैं। पश्चिम एशियाई देश सीरिया में बशर अल असद के 24 वर्ष लंबे, या यूँ कहें कि असद परिवार के 53 वर्ष लंबे निरंकुश शासन का अंत 8 दिसंबर 2024 को उस समय हो गया जब विद्रोहियों ने तेज हमले करके राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन सहित महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे सीरिया का राजधानी आप लोग याद रखिएगा, दमिश्क। ठीक है, विरोधी गुट हयात तहरीर अल शाम की कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में लड़ाकू विद्रोहियों का आंदोलन वैसे तो लगभग 13 वर्ष पुराना था। विगत 11 दिन से यह आंदोलन उग्र हो रहा था। 27 नवंबर 2024 के बाद से सरकारी ठिकानों पर हमले तेज करते हुए विद्रोही लड़ाकों ने पहले हामा और फिर दूसरे बड़े शहर अलेप्पो को कब्जे में लेते हुए राजधानी दमिश्क की ओर भी कदम बढ़ा दिए। विद्रोहियों के दबाव को देखते हुए 24 वर्षों से राष्ट्रपति रहे बशर अल असद अपनी पत्नी व दोनों संतानों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए। रूस में इन्होंने शरण ली, और क्यों ली ये मैंने अभी जस्ट आप सबको बताया था, क्योंकि जब ये तानाशाही सरकार चला रहे थे तो इनको रूस से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। जहां उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान की गई, ऐसे में दमिश्क में सेना द्वारा भी विद्रोहियों के लिए रास्ता खोल दिए जाने पर विद्रोही लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन सहित सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा 8 दिसंबर को कर लिया तथा सभी कैदियों को जेलों से रिहा कर दिया। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की तथा असद परिवार के सदस्यों के फोटो आदि तोड़फोड़ दिए थे। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही विद्रोहियों के साथ साथ सेना द्वारा भी असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके जाने की घोषणा सरकारी टीवी पर की गई। इस प्रकार बिना किसी खून खराबे के असद परिवार के 53 वर्ष के शासन का सीरिया में अंत हो गया। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम यानी कि एसटीएस के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटने के पश्चात मोहम्मद अल बशीर को अंतिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। अंतरिम सरकार का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया वहाँ पे? तो मोहम्मद अल बशीर को। अलेप्पो विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तथा इदलिब विश्वविद्यालय से इस्लामी व नागरिक कानून का अध्ययन किए हुए अल बशीर की राष्ट्रपति असद के विरुद्ध चल रहे विद्रोह में अग्रणी भूमिका रही थी। मोहम्मद अल बशीर के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के साथ ही लोगों से शांति बरतने तथा पिछले 50 वर्षों में देश में हुई बर्बादी से रिकवरी की योजना बनाने का
आह्वान किया। सीरिया में बदले हुए हालात पर भारत भी नज़र रखे हुए है तथा वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर को जारी एक बयान में कही गई है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार वहां से 77 भारतीयों को लेबनान के रास्ते बाहर निकाला गया है। सीरिया में तख्ता पलटने पर अमेरिका व जर्मनी आदि ने जहां सीरियाई लोगों के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है, वहीं ईरान, जो बशर सरकार का समर्थन रहा है, ने सत्ता पलट के इस घटनाक्रम को अमेरिका व इजरायल की साझा योजना का परिणाम बताया है। उल्लेखनीय है कि अभ्यस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने 1971 में तख्ता पलटा कर सीरिया में सत्ता पर कब्जा किया था। 1971 में उन्होंने वर्ष 2000 तक निरंकुश शासन सीरिया में किया। वर्ष 2000 में उनके निधन के पश्चात सत्ता उनके पुत्र बशर अल असद के हाथ में आई। 24 वर्ष तक सत्ता में रहे बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट अब दिसंबर 2024 में हुआ है। बशर अल असद अल्पसंख्यक अलावी समुदाय से संबंधित थे, जिसकी जनसंख्या सीरिया की कुल जनसंख्या की 12% ही है। सत्ता पर असद के ही रिश्तेदारों का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय वहां दमन का ही शिकार रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सीरिया में अधिकांश जनसंख्या किसका था, तो सुन्नी का था, और टोटल जनसंख्या का सिर्फ 12% ही है जो कि वहाँ पे अल्पसंख्यक अलावी समुदाय से संबंधित है, जो कि बशर अल असद उनका था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है तथा विद्रोहियों ने आज़ादी की घोषणा कर दी है। सीरियाई अर्थव्यवस्था गंभीर मुद्रास्फीति एवं अस्थिरता का शिकार फिलहाल बनी हुई है। ठीक है, होप कि वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत ब्रिटेन दूसरी 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता। चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरी 2+2 विदेशी एवं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2024 को संपन्न हुई। रक्षा एवं विदेश संबंधों पर केंद्रित इस सचिव स्तरीय वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के यूरोप पश्चिम के संयुक्त सचिव तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव ने किया, जबकि ब्रिटेन की ओर से राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा रक्षा मंत्रालय के रणनीतिक कार्यक्रम के निदेशक ने किया। वार्ता में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के संपूर्ण आयाम पर चर्चा दोनों पक्षों ने की तथा दोनों देशों के बीच गतिशील साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सतत सहभागिता के महत्व पर बल दोनों पक्षों ने दिया। भारत यूके रोड मैप 2030 के तहत प्रगति की समीक्षा दोनों पक्षों ने की तथा सहयोग के नए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके साझेदारी को पुनः सक्रिय करने तथा एक नए रोड मैप पर कार्य करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौते की शीघ्र समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि द्विपक्षीय स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी कि FTA यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे फ्री में ट्रेड होता है, उनकी शीघ्र समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करने की बात भी की गई है। आप सबको पता है FTA वैसे होता क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको बोलते हैं, इस तरह से तो बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, जाहिर सी बात है ऐसा एरिया जहाँ पे फ्री में ट्रेड हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा सा समझते हैं तो इस तरह से कि जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र आपस में समझौता कर लेता है कि सभी बाधा को समाप्त करके एक दूसरे के बाजार में अपनी वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा, तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र व्यापार समझौता भी इसको बोल सकते हैं। तो उसकी समाप्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया और रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना, महत्वपूर्ण व उभरती तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा व प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करना तथा स्वास्थ्य और सांस्कृतिक, शैक्षिक व जनसामान्य संपर्कों को बढ़ावा आदि द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दों में शामिल थे। रक्षा, औद्योगिक कल्याण व अन्य विविध क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुई प्रगति तथा नई प्रमुख पहलों के शुभारंभ की दोनों पक्षों ने सराहना की। इस वार्ता ने हाल ही के वैश्विक एवं क्षेत्रीय घटनाओं पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर इस द्विपक्षीय वार्ता ने दिया। ऐसी वार्ता का तीसरा संस्करण 2025 में यूके में संपन्न करने को सहमति दोनों पक्षों में रही। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली विदेश एवं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 को हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। भूटान नरेश, इनका नाम क्या है पूरा, तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने भारत की यात्रा किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा 5 से 6 दिसंबर 2024 को सपत्नीक संपन्न की। इस यात्रा
से पूर्व द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में नवंबर 2023 में व उससे पूर्व अप्रैल 2023 में भी भारत की यात्रा उन्होंने की थी। अच्छा चलिए एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, भूटान तो छोटा सा देश है, फिर मतलब इस तरह से भारत के साथ बार बार आना तो हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो तो छोटा सा देश है। तो आप सबको पता है ऐसे देशों को बफर स्टेट कहा जाता है। जब दो बड़े देश के बीच में कोई छोटा देश अगर रहता है जो कि उन दोनों देशों की सीमा के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो उसको हम लोग बफर स्टेट कहते हैं। जैसे कि भूटान है, नेपाल है, तो ये बफर स्टेट है, क्योंकि चाइना उधर और इधर इंडिया और बीच में नेपाल एंड भूटान। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से, ये जितने भी बफर स्टेट है, ये किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भूटान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वैसे देखते हैं इसमें क्या है। इस यात्रा से पूर्व द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में नवंबर 2023 में व उससे पूर्व अप्रैल 2023 में भारत की यात्रा उन्होंने की थी। हाँ, भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में भूटान की राजकीय यात्रा की थी, जब भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। सीमा विवाद पर चीन द्वारा भूटान के साथ चल रही वार्ता पर नज़र के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश की भारत की यह यात्रा भी कूटनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। ताज़ा यात्रा के लिए 5 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे भूटान नरेश की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अगवानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं ही की। विदेश मंत्री द्वारा स्वयं ही उनकी अगवानी करना उनकी इस यात्रा को भारत द्वारा दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है। जाहिर सी बात है, भारत हमने जैसा कि बताया कि वो एक बफर स्टेट है, और बफर स्टेट किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस तो हमको देना ही है उन्हें। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता उसी दिन हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वार्ता में की गई। दोनों नेताओं के बीच मार्च 2024 में हुई पिछली बैठक के बाद आपसी भागीदारी में हुई वृद्धि पर संतोष दोनों पक्षों ने व्यक्त किया। स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने की सहमति दोनों पक्षों में रही। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भूटान के विकास के लिए आर्थिक सहायता में वृद्धि तथा भूटान की शाही सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई वित्तीय सहायता के लिए भूटानी पक्ष ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत की पूर्ण प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भूटान नरेश को व्यक्त की। भूटान में गेलेफो माइंडफुलनेस सिटी के निर्माण का सपना साकार करने की दिशा में हो रही प्रगति के बारे में भारतीय प्रधानमंत्री को जानकारी भूटान नरेश ने दी और बताया कि दोनों देशों के लिए किस तरह इस परियोजना के लाभान्वित हो सकते हैं। इस परियोजनाओं के लिए भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया। दोनों देशों के बीच सहयोग की अन्य परियोजनाओं पुनः संगंधोपन, बिजली परियोजना, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी व रेल लिंक आदि की प्रगति पर भी चर्चा वार्ता में की गई। द्विपक्षीय बैठक के पश्चात भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक व महारानी जेत्सुन पेमा वांगचुक के सम्मान में मध्याह्न भोजन की मेजबानी भी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आगे एक और हमारा टॉपिक है, चलिए देखते हैं क्या है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा। अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा, उन्होंने भारत की यात्रा किया है। तो चलिए देखते हैं, ये नाम तो आप लोग याद रख लीजिएगा। फिलहाल श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो अनुरा कुमारा। आगे देखते हैं। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15-17 दिसंबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी यह पहली ही विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी सूचना एवं प्रसारण मंत्री एल मुरुगन ने की। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उसी दिन उनसे अलग अलग मुलाकात होटल में की। द्विपक्षीय हितों पर महत्वपूर्ण चर्चा इन मुलाकातों में हुई। अगले दिन 16 दिसंबर को प्रातः गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी उन्होंने अर्पित की। बाद में द्विपक्षीय एवं पारस्परिक महत्व के अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। वार्ता में दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि विगत वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, जिसका श्रीलंका के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेहमान राष्ट्रपति ने श्रीलंका के 2022 के अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान व उसके पश्चात श्रीलंका के लोगों को भारत द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन की गहरी सराहना की। आपातकालीन वित्त पोषण और $4 अरब की विदेशी मुद्रा सहित बहुआयामी सहायता के माध्यम से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के स्थिर करने में भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को मेहमान राष्ट्रपति ने
धन्यवाद दिया। आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश आधारित विकास पर जोर देने का निर्णय दोनों नेताओं ने वार्ता में लिया। भौतिक, डिजिटल व ऊर्जा संपर्क पारस्परिक सहयोग के प्रमुख स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा श्रीलंका के विद्युत संयंत्रों के लिए LNG की आपूर्ति पर विचार वार्ता में किया गया। कांके संधुराई नागपट्टिनम फेरी सर्विस की सफल शुरुआत के पश्चात दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार के लिए रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली तथा श्रीलंका में कांके संधुराई बंदरगाह के पुनर्वास की दिशा में काम करने को सहमति दोनों पक्षों में रही। मछुआरों के विवादित मुद्दे पर भी चर्चा वार्ता में हुई तथा आजीविका से जुड़े इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को सहमति रही। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने का निर्णय वार्ता में किया गया। द्विपक्षीय कारोबार में स्थानीय मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देने पर भी बात हुई। श्रीलंका में कृषि, डेयरी व मत्स्यिकी के साथ साथ आवास, नवीकरणीय ऊर्जा तथा आधारिक संरचना के विकास के लिए भी सहयोग देने को सहमति भारत की ओर से व्यक्त की गई। जल सर्वेक्षण पर सहयोग के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में बनी। दोनों देशों की सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त किया कि वह अपनी जमीन का उपयोग ऐसे किसी भी तरीके से नहीं होने देंगे जो भारत की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक हो। आपसी रक्षा सहयोग समझौते को भी शीघ्र ही अंतिम रूप देने का निर्णय दोनों पक्षों ने लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के लिए अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का श्रीलंका की ओर से समर्थन वार्ता में दोहराया गया। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता के लिए श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन भारत की ओर से व्यक्त किया गया। आज यहाँ पे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ये क्या है पता है? इसका गठन 1997 में हुआ था। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पारस्परिक सहयोग के 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात किए गए। श्रीलंकाई सिविल सर्वेंट्स के प्रशिक्षण तथा दोहरे करारोपण से संबंधित समझौता ज्ञापन इनमें शामिल थे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का बाद में नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक का कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनसे भेंट की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी वह मिले। उनके सम्मान में भोज की मेजबानी भी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा सागर विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा करीबी और भरोसेमंद भागीदारी के रूप में श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए श्रीलंका सरकार के प्रयासों का समर्थन करना भारत जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति की तथा यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों को शांति और समृद्धि के लिए गति प्रदान करेगी। अगले 17 दिसंबर को बिहार में बोध गया का दौरा श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने किया, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के अतिरिक्त भगवान बुद्ध से जुड़े तथा अन्य स्थानों को उन्होंने देखा। लगभग 2 घंटे तक बोध गया प्रवास के पश्चात वापस दिल्ली लौटे, जहां से उनका स्वदेश वापसी हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक अभी बाकी है, तो होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।